विजय माल्या। नाम सुनते ही दिमाग में एक ही चेहरा बनता है, एक सूट बूट में लिपटा हुआ इंसान जो आज देश छोड़कर भाग चुका है। लोग उसे भगोड़ा कहते हैं, चोर कहते हैं, स्कैम मास्टर तक कह देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग इस शख्स के सामने झुकते थे। उसे कहा जाता था, जो चीज विजय माल्या छू ले वो सोना बन जाती है। और वही इंसान जिसे एक वक्त पर किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, आज कॉन ऑफ ऑल टाइम बन चुका है। तो क्या हुआ उस लड़के के साथ जो बचपन में फरारी की बैटरी से चलने वाली कारें दौड़ाता था, जिसने 90 के दशक में देश के लिए मोटर रेसिंग ट्रॉफी जीती थी, जिसने कहा था, मैं बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करता, शो के लिए करता हूं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उसे देश छोड़कर भागना पड़ा? यह है कहानी विजय माल्या की। और इस बार बात सिर्फ शराब की नहीं, पूरे 9,000 करोड़ के गुमशुदा पैसों की भी होगी। बात शुरू होती है 1980 के दशक से। एक बिजनेसमैन था वित्तल माल्या, विजय के पिता, यूनाइटेड ब्रुअरीज ग्रुप के चेयरमैन। शराब का कारोबार था और पैसा बेहिसाब था, लेकिन साथ ही था समाज का डर, क्योंकि उस दौर में शराब को बुरा धंधा माना जाता था। यहां तक कि स्वतंत्रता संग्राम के नेता महात्मा गांधी तक शराब के सख्त खिलाफ थे। ऐसे माहौल में वित्तल माल्या अपना कारोबार चुपचाप चलाते थे, मीडिया से दूर रहते थे। बिजनेस करना है, न्यूज में नहीं आना, उनका उसूल था। इतना कि अखबार वालों को पैसे देकर कहते, भाई कुछ भी छापना, बस मेरा नाम मत छापना। पर विजय माल्या अपने पिता से एकदम अलग निकले। इकलौते बेटे को बचपन से ही राजकुमारों जैसी जिंदगी मिली थी। जहां हम गली में गिल्ली डंडा खेलते थे, वहां वो फरारी दौड़ाता था। महंगे कपड़े, इटली का खाना, स्विस स्कूल, हर वो चीज जो एक आम हिंदुस्तानी बच्चा सपने में भी नहीं सोच सकता। यही नहीं, नौजवानी में विजय को मोटर रेसिंग का जबरदस्त शौक था। 1980 में उन्होंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप भी जीत ली थी। वो एक नेशनल रेसिंग चैंपियन बन चुका था। लोगों को लगने लगा, ये लड़का इंडिया का नाम रोशन करेगा, शायद एक दिन फॉर्मूला 1 में भी जाए। पर किस्मत ने मोड़ ले लिया। एक दिन अचानक वित्तल माल्या को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विजय उस हादसे से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक ओर पिता की मौत का गम, दूसरी ओर एक अरबों के साम्राज्य की जिम्मेदारी, और एक समाज जो शराब के नाम से ही आंखें तरेरता था। पर शायद यह कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस पिता की छाया में उसने अब तक सिर्फ शौक से जिंदगी जी थी, वो अचानक से उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। विजय माल्या, एक ऐसा लड़का जो अब तक बस फरारी, फॉर्मूला रेसिंग और फैशन शोज में मसरूफ रहता था, अब उसके कंधों पर था एक करोड़ों की शराब इंडस्ट्री का साम्राज्य, यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड। वो नाम जो उसके पिता ने पसीने से खड़ा किया था, अब उसे संभालना था। कहने को एक युवा बिजनेसमैन बना दिया गया था, पर अंदर से वो अब भी बिखरा हुआ था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब यह बिजनेस नहीं चलेगा, यह लड़का सिर्फ शौकीन है, जिम्मेदार नहीं। कोई कहता, इसकी सोच में गहराई नहीं है, बस दिखावा है। लेकिन विजय माल्या के भीतर कुछ और ही पक रहा था। अगर मुझे दुनिया ने हल्के में लिया है, तो अब मैं उन्हें गलत साबित करके ही दम लूंगा। और वही हुआ। 1985 के आसपास भारत एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव से गुजर रहा था। देश में पहली बार एक ऐसा दौर आया था जहां यूथ तेजी से उभर रहा था। जेबों में पैसा था, सोच में आजादी थी और लाइफस्टाइल में ग्लैमर की तलाश थी। विजय ने इस बदलाव को भांप लिया। उसे समझ आ गया कि यह सही वक्त है इंडिया में अल्कोहल को कल्चर से जोड़ने का। शराब अब सिर्फ पीने की चीज नहीं थी, वो स्टाइल स्टेटमेंट बनने वाली थी। जब विजय ने यूनाइटेड ब्रुअरीज की कुर्सी संभाली, तभी से उसके मन में एक ड्रीम ब्रांड का आइडिया था। एक ऐसा ब्रांड जो इंडिया की पहचान बने, जो सिर्फ ड्रिंक न होकर एक एक्सपीरियंस हो। और फिर आया किंगफिशर। इट्स नॉट जस्ट अ बियर, इट्स अ सेलिब्रेशन। विजय माल्या का पैशन, उसका विजन और उसका पागलपन, सब कुछ इस ब्रांड में उतर गया। बेंगलुरु उस समय भारत की नई सिलिकॉन वैली बन रहा था। आईटी कंपनियां धड़ाधड़ खुल रही थीं और यूथ का जमावड़ा बढ़ रहा था। विजय ने इस भीड़ में एक ट्रेंड देखा। ये लोग ब्रिटिश पब कल्चर को पसंद करते हैं, और इसी सोच से जन्म हुआ बेंगलुरु के पहले मॉडर्न पब का, द पब। वो जगह सिर्फ शराब पीने के लिए नहीं थी,
बल्कि एक पूरी नई सोच, एक नए कल्चर की शुरुआत थी। विजय ने इंडिया को सिर्फ एक ब्रांड नहीं दिया, उसने गुड टाइम्स को एक एहसास बना दिया। अब विजय माल्या के पास सब कुछ था, उसका टारगेट कस्टमर भी तय था और परफेक्ट मार्केट भी उसके सामने खुल चुकी थी। बेंगलुरु के पहले पब द पब में जब पहली बार किंगफिशर ड्राफ्ट बियर लॉन्च हुई तो मानो भीड़ दीवानी हो गई। लोग सिर्फ बियर पीने नहीं आते थे, वो किंगफिशर मांगते थे। भैया एक बियर देना नहीं, भैया एक किंगफिशर देना। यह था विजय माल्या की ब्रांडिंग का कमाल। किंगफिशर रातों रात एक ब्रांड नहीं बल्कि एक सिंबल बन गया, यंग इंडिया का, अर्बन इंडिया का। द पब की सफलता ने इतनी लहर बनाई कि अगले 5 साल में बेंगलुरु में ही 40 से ज्यादा पब्स खुल गए। हर पब में किंगफिशर ड्रॉट बियर स्टाइल में सर्व की जाती थी। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं था, यह कल्चर बन रहा था। लेकिन जैसे ही यह ट्रेंड बढ़ा, राजनीति की निगाह उस पर गई। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ये डिस्को, ये शराब, ये पब कल्चर भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मगर विजय माल्या ने किसी की नहीं सुनी। उसके लिए यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह उसकी सोच थी। मैं जो कर रहा हूं वो नए भारत की नब्ज पकड़ रहा हूं, यही था उसका जवाब। जहां एक और उनके पिता वित्तल माल्या बिजनेस को शांत दिमाग से, लो प्रोफाइल तरीके से चलाते थे, ना मीडिया, ना इंटरव्यू, ना लाइमलाइट, बस काम करो और चुप रहो। लेकिन विजय माल्या बिल्कुल उलट था। उसे पसंद था कि लोग उसे देखें, पहचानें। वो चाहता था कि उसके नाम पर भीड़ जुटे। मैं जहां चलूं लोग पूछें ये बंदा कौन है, और उसने वही किया। किंगफिशर के साथ साथ विजय खुद एक ब्रांड बन चुका था। फैशन शो, क्रिकेट, पार्टीज, हर जगह उसकी मौजूदगी होती थी। विजय माल्या वॉज नाउ द किंग ऑफ गुड टाइम्स। लेकिन जैसे ही उसकी कामयाबी शिखर पर थी, सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे ब्रांड पर ब्रेक लगा दिया। भारत सरकार ने शराब से जुड़ी किसी भी तरह की विज्ञापन पर पूरी तरह बैन लगा दिया। अब ना अखबार में एड, ना रेडियो में जिंगल और ना ही टीवी पर कोई कमर्शियल। मतलब अब विजय ना अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकता था और ना ही पब्लिक में उसका प्रचार करवा सकता था। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। गुजरात जैसे राज्यों में शराब पहले ही बैन थी और उस समय वहां की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में थी, जो शराब के पूरी तरह खिलाफ थे। सरकार के इस बैन को जनता ने हाथों हाथ लिया। शराब बंदी, हाश संस्कृति की रक्षा, यह सोच अब लोगों के मन में घर कर गई थी। और यहीं से शुरू हुआ विजय माल्या के साम्राज्य की नींव में पहला दरार। जब सरकार ने शराब के एड पर पूरी तरह बैन लगा दिया तो सबको लगा कि अब विजय माल्या का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन माल्या कोई आम बिजनेसमैन नहीं था। वो दिमाग से भी तेज और चालों में भी माहिर था। उसने बोला, ठीक है, किंगफिशर बियर का ऐड नहीं कर सकते, लेकिन किंगफिशर वाटर का तो कर सकते हैं ना। असल में मकसद सिर्फ एक था, किंगफिशर नाम को जिंदा रखना, रिलेवेंट रखना, ताकि लोग भूले नहीं कि किंगफिशर एक ब्रांड नहीं, एक लाइफस्टाइल है। विजय माल्या ने पब में जो बियर पिलाई थी, अब उसे वो बोतलों में पानी बनाकर टीवी पर बेच रहा था। और ये सिर्फ पानी नहीं था, ये एक आइडिया था। इसे कहते हैं सरोगेट एड। और आज भी बहुत सारी बियर और शराब कंपनियां यही तरीका अपनाती हैं। वो कहता था, मैं पानी नहीं बेच रहा हूं, मैं एक सपना बेच रहा हूं, एक वाइब, एक प्रीमियम लाइफ जो लोग खरीदना चाहते हैं। बिजनेस बूम पर था। किंगफिशर बियर, किंगफिशर वाटर, किंगफिशर कैलेंडर, हर चीज में बस एक ही नाम था, किंगफिशर। लेकिन एक बात थी जो उसे चुभती थी। उसे लोग शराब का बादशाह कहने लगे थे और माल्या को यह टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बोला करता था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लिकर प्रोड्यूसर जरूर हूं, लेकिन मैं इतिहास में सिर्फ शराब के नाम से नहीं जाना चाहता। आई वॉन्ट टू बी अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। अब वक्त था एक नई जंग की। साल था 2004। एक दिन एलेक्स विलकॉक्स, जो एक एविएशन इंडस्ट्री के दिग्गज थे, उनके पास एक कॉल आता है। कॉलर था विजय माल्या। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ये डिस्को, ये शराब, ये पब कल्चर भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मगर विजय माल्या ने किसी की नहीं सुनी। उसके लिए यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह उसकी सोच थी। मैं जो कर रहा हूं वो नए भारत की नब्ज पकड़ रहा हूं, यही था उसका जवाब। जहां एक और उनके पिता वित्तल माल्या बिजनेस को शांत दिमाग से, लो प्रोफाइल तरीके से चलाते थे, ना मीडिया, ना इंटरव्यू, ना लाइमलाइट, बस
काम करो और चुप रहो। लेकिन विजय माल्या बिल्कुल उलट था। उसे पसंद था कि लोग उसे देखें, पहचानें। वो चाहता था कि उसके नाम पर भीड़ जुटे। मैं जहां चलूं लोग पूछें ये बंदा कौन है, और उसने वही किया। किंगफिशर के साथ साथ विजय खुद एक ब्रांड बन चुका था। फैशन शो, क्रिकेट, पार्टीज, हर जगह उसकी मौजूदगी होती थी। विजय माल्या वॉज नाउ द किंग ऑफ गुड टाइम्स। लेकिन जैसे ही उसकी कामयाबी शिखर पर थी, सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे ब्रांड पर ब्रेक लगा दिया। भारत सरकार ने शराब से जुड़ी किसी भी तरह की विज्ञापन पर पूरी तरह बैन लगा दिया। अब ना अखबार में एड, ना रेडियो में जिंगल, और ना ही टीवी पर कोई कमर्शियल। मतलब अब विजय ना अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकता था और ना ही पब्लिक में उसका प्रचार करवा सकता था। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। गुजरात जैसे राज्यों में शराब पहले ही बैन थी और उस समय वहां की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में थी, जो शराब के पूरी तरह खिलाफ थे। सरकार के इस बैन को जनता ने हाथों हाथ लिया। शराब बंदी, हाश संस्कृति की रक्षा, ये सोच अब लोगों के मन में घर कर गई थी। और यहीं से शुरू हुआ विजय माल्या के साम्राज्य की नींव में पहला दरार। जब सरकार ने शराब के एड पर पूरी तरह बैन लगा दिया तो सबको लगा कि अब विजय माल्या का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन माल्या कोई आम बिजनेसमैन नहीं था। वो दिमाग से भी तेज और चालों में भी माहिर था। उसने बोला, ठीक है, किंगफिशर बियर का ऐड नहीं कर सकते, लेकिन किंगफिशर वाटर का तो कर सकते हैं ना। असल में मकसद सिर्फ एक था, किंगफिशर नाम को जिंदा रखना, रिलेवेंट रखना, ताकि लोग भूले नहीं कि किंगफिशर एक ब्रांड नहीं, एक लाइफस्टाइल है। विजय माल्या ने पब में जो बियर पिलाई थी, अब उसे वो बोतलों में पानी बनाकर टीवी पर बेच रहा था। और ये सिर्फ पानी नहीं था, ये एक आइडिया था। इसे कहते हैं सरोगेट ऐड। और आज भी बहुत सारी बियर और शराब कंपनियां यही तरीका अपनाती हैं। वो कहता था, मैं पानी नहीं बेच रहा हूं, मैं एक सपना बेच रहा हूं, एक वाइब, एक प्रीमियम लाइफ जो लोग खरीदना चाहते हैं। बिजनेस बूम पर था। किंगफिशर बियर, किंगफिशर वाटर, किंगफिशर कैलेंडर, हर चीज में बस एक ही नाम था, किंगफिशर। लेकिन एक बात थी जो उसे चुभती थी। उसे लोग शराब का बादशाह कहने लगे थे और माल्या को यह टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बोला करता था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लिकर प्रोड्यूसर जरूर हूं, लेकिन मैं इतिहास में सिर्फ शराब के नाम से नहीं जाना चाहता। आई वॉन्ट टू बी अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। अब वक्त था एक नई जंग की। साल था 2004। एक दिन एलेक्स विलकॉक्स, जो एक एविएशन इंडस्ट्री के दिग्गज थे, उनके पास एक कॉल आता है। कॉलर था विजय माल्या। एक दिन एलेक्स विलकॉक्स, जो एक एविएशन इंडस्ट्री के दिग्गज थे, उनके पास एक कॉल आता है। कॉलर था विजय माल्या। उसने कहा, मुझे इंडियन एविएशन में क्रांति लानी है। इस देश की मिडिल क्लास, जो ना अमीर है ना गरीब, उन्हें हक है कि वो भी एक फ्लाइट का मजा ले सकें, वो भी एयर होस्टेस से मुस्कुराकर पानी मांग सके, प्लेन से देख सकें बादलों के ऊपर का सूरज। एलेक्स थोड़ा रुका, फिर बोला, तुम्हारा आइडिया पागलपन लगता है और शायद इसी में असली दम है। माल्या जानता था कि इंडिया की मिडिल क्लास वो सेगमेंट है जो कम खर्च में ज्यादा शो ऑफ करना चाहता है। वी डोंट सेल टिकट्स, वी सेल एक्सपीरियंस। ये था उसका विजन। कुछ ही समय में माल्या ने एयरबस से $240 मिलियन की डील साइन की। 12 जहाज खरीद लिए, जिनमें से 8 थे ब्रांड न्यू। किंगफिशर एयरलाइंस का सपना अब उड़ान भरने को तैयार था, लेकिन कुछ लोगों ने ताना मारा। माल्या ने एयरलाइन इसलिए शुरू की ताकि शराब का ऐड कर सके, सरोगेट मार्केटिंग का नया बहाना। विजय ने हंसते हुए कहा, क्या कोई इंसान 2000 करोड़ खर्च करेगा सिर्फ बियर का ऐड करने के लिए? बकवास है ये। उसके लिए किंगफिशर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था। किंगफिशर इज नॉट बियर, इट्स अ बैज, अ स्टेटमेंट, अ मूड, और अब एक एयरलाइन। किंगफिशर एयरलाइंस बन गई विजय माल्या का ड्रीम प्रोजेक्ट, और साथ ही वो पहला आदमी बना जिसने इंडिया की मिडिल क्लास को उड़ना सिखाया, सच में उड़ना। किंगफिशर एयरलाइंस सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, वो विजय माल्या का सपना था। एक ऐसा सपना जिसमें हर पंख उसकी सोच से बना था। प्लेन की बाहरी बॉडी पर बना ब्रांड लोगो, अंदर की सीट की डिजाइन, एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म, उनके हेयर स्टाइल से लेकर उनकी स्माइल तक, सब कुछ माल्या खुद डिसाइड करता था। वो खुद बैठकर कहता, यूनिफॉर्म में एलिगेंस होना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड भी नजर आना चाहिए। इतना ही नहीं,
वो खुद एयरलाइन के यात्रियों से बात करता था। अगर आपको लगता है कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं तो प्लीज बताइए, डोंट हेजिटेट। ये उसकी स्टैंडर्ड लाइन थी। उस दौर में जब बाकी एयरलाइंस साड़ी या ट्रेडिशनल लुक में एयर होस्टेस रखती थी, माल्या ने स्कर्ट पहनाई। यह नया था, चौंकाने वाला था और सबने नोटिस किया। किंगफिशर एयरलाइंस का सिर्फ एक मिशन था, इंडिया की मिडिल क्लास को एक ऐसा फ्लाइट एक्सपीरियंस देना जो उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। टिकट अफोर्डेबल थी, हर पैसेंजर को वीआईपी जैसा ट्रीट किया जाता था और यहां कोई फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी नहीं थी, यहां बस एक क्लास थी, द किंगफिशर क्लास। जिस तरह स्टीव जॉब्स ने एप्पल को बनाते हुए हर बारीकी खुद देखी थी, वैसे ही माल्या इंडियन एरोस्पेस का स्टीव जॉब्स बन गया था। अब बात करते हैं उस किस्से की जिसने सबका ध्यान खींचा। फ्रांस में हुई एक प्लेन शॉपिंग की। विजय माल्या और उनके एविएशन पार्टनर एलेक्स विल्कॉक्स एयरबस के प्लांट में पहुंचे थे। वहां कुछ पायलट्स भी साथ थे जिन्हें ट्रेनिंग लेनी थी। एयरबस के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उन्हें नए मॉडल्स दिखा रहे थे, A319, A321, A330, बस एक टूर की तरह। लेकिन तभी विजय की आंखें चमकी और वो बोले, ये प्लेन कितने का है? $65 मिलियन, बुक इट। और ये वाला $85 मिलियन, ले ले। देखते ही देखते एक सिंपल विजिट एक हाई प्रोफाइल शॉपिंग स्प्री में बदल गई। एलेक्स चुपचाप देख रहा था और अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या हम कोई जूतों की दुकान में आए हैं? कई $100 मिलियन के प्लेन्स बस ऐसे ही ऑर्डर हो गए। A30, जिसकी कीमत थी $170 मिलियन, वो भी लिस्ट में जुड़ गया। लेकिन एलेक्स समझ गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसने कहा, विजय, तुम जितना प्लेन के डिजाइन से खेलोगे उतना ही यह बिजनेस कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। एरोस्पेस को सादगी की जरूरत है। लेकिन माल्या अब एक अलग ही मार्केट में घुस रहा था। किंगफिशर एयरलाइंस अब एक लो कॉस्ट नहीं रही थी, वो बन चुकी थी लग्जरी फ्लाइंग एक्सपीरियंस। पर अब जो पैसा चाहिए था वो उसके पास नहीं था। और इंडिया में जब बिजनेस के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है तो लोग जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास। और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, एक और क्रांतिकारी विजन। लेकिन इस बार अंजाम कुछ और ही था। हम $200 मिलियन जुटा रहे हैं किंगफिशर एयरलाइंस के लिए, विजय माल्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए कहा। यह पैसा एयरक्राफ्ट्स की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होगा, एक नए युग की शुरुआत। लेकिन यह पैसा आएगा कहां से? यह पैसा आएगा हमारे और आपके टैक्स से चलने वाले सरकारी बैंकों से। वो बैंक जो हर साल किसी न किसी घोटाले या करप्शन की खबरों में रहते हैं। और विजय माल्या, वो कोई आम बिजनेसमैन नहीं था, वो था एक मैनिपुलेटिव शोमैन जो बातों से ही लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लेता था। सरकारी बैंकों के अफसरों के सामने वो कभी अपने लग्जरी सूट्स में दिखता, कभी हेलीकॉप्टर से उतरते हुए। और फिर शुरू होती थी चिकनी चुपड़ी बातों की बौछार। हम देश की एविएशन इंडस्ट्री बदलना चाहते हैं, हमारी एयरलाइन भारत का नाम रोशन करेगी। और अफसर बिना ज्यादा सवाल पूछे लोन की फाइलें पास करने लगे। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ के लोन सिर्फ दिखावे और सपनों की बुनियाद पर पास हो गए। ये लोन पानी की तरह बहाया गया। प्लेन्स में 5 स्टार जैसी सीट्स, कस्टमर्स को फूलों की माला पहनाकर वेलकम, बियर सर्व करना और ग्लैमर का ओवरडोज। किंगफिशर एयरलाइंस अब उस मिडिल क्लास के लिए नहीं रही थी जिसके लिए इसे शुरू किया गया था। यह बन गई थी एक रिच मैन्स टॉय, एक लग्जरी सवारी। एलेक्स विल्कॉक्स, जो शुरुआत में विजय के साथ मिडिल क्लास इंडियंस को बेस्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस देने के लिए आया था, अब खुद को इस प्लान से बाहर पाता है। ये अब वो सपना नहीं रहा जिसके लिए मैंने साइन किया था। और एलेक्स ने किंगफिशर को अलविदा कह दिया। विजय माल्या को फर्क नहीं पड़ा। किंगफिशर की फर्स्ट क्लास में सब कुछ एक्स्ट्रा था, खाना, सर्विस, शो ऑफ। लेकिन प्रॉफिट, किंगफिशर फर्स्ट 18 महीनों में 345 करोड़ का घाटा दिखा चुका है। पत्रकार ने पूछा, क्या आपको लगता है ये एयरलाइन बर्बाद हो जाएगी? माल्या मुस्कुराया, किंगफिशर कभी डूबेगी नहीं, ये यूबी ग्रुप की सबसे बड़ी सक्सेस बनेगी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। घाटे में जा रही एयरलाइन को इंटरनेशनल उड़ानों के लिए स्लॉट्स चाहिए थे और इसके लिए विजय ने एक और मास्टर मूव खेला, एयर डेक्कन को खरीद लिया। एयर डेक्कन पहले से इंटरनेशनल स्लॉट्स के लिए अप्लाई कर चुकी थी और अब किंगफिशर उन स्लॉट्स के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में
एंट्री कर सकती थी। पर कोई ये नहीं समझ पाया कि यह विस्तार नहीं, विनाश की शुरुआत थी। कुछ लोगों का मानना था कि विजय माल्या ने एयर डेक्कन को उसके मार्केट वैल्यू से कई गुना ज्यादा देकर खरीदा था। लेकिन माल्या को एक चीज चाहिए थी, एक इंटरनेशनल एयरलाइन का टैग। वो चाहता था कि उसकी फ्लाइट्स सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क जैसी ग्लोबल सिटीज तक जाएं। अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक ग्लोबल आइकॉन बनना चाहता था। एयर डेक्कन अब बन चुकी थी किंगफिशर एयरलाइंस का हिस्सा, और इसी के साथ किंगफिशर बन गई भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, जो बेंगलुरु से न्यूयॉर्क और लंदन के लिए नॉन स्टॉप उड़ानें भरने लगी। एयर डेक्कन को जरूरत से ज्यादा कीमत देकर खरीदने के बाद बिजनेस तो बढ़ा, लेकिन बड़ा बिजनेस चलाने के लिए जरूरत होती है और ज्यादा पैसे की। और पैसा सरकारी बैंकों से लोन लेकर जुटाया गया। लेकिन इस बीच विजय ने एक और शौक पूरा किया, एक F1 रेसिंग टीम खरीद ली। एक दिन इंडिया की खुद की फॉर्मूला 1 टीम होगी, ऐसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। पर माल्या ने सोचा और कर दिखाया। किंगफिशर एयरलाइंस, F1 रेसिंग टीम और फिर IPL की टीम RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये सब विजय माल्या के शौक नहीं थे, ये उसके लिए बिजनेस आइडिया बन चुके थे। लेकिन फिर आया साल 2008 और सारी तस्वीर बदल गई। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। सबसे ज्यादा असर पड़ा एविएशन इंडस्ट्री पर। तेल के दाम आसमान छूने लगे, टिकट महंगे हो गए और लोग हवाई सफर से दूरी बनाने लगे। नतीजा, फ्लाइट्स खाली जाने लगी और एयरलाइंस को लगातार घाटा होने लगा। इसी दौर में नीरज मोंगा इंडिया आए हुए थे, कनाडा से कुछ बिजनेस काम के लिए। उन्होंने किंगफिशर में 2-3 बार सफर किया। सर्विस से वो बेहद इंप्रेस हुए। सीट्स आरामदायक हैं, सर्विस शानदार है, खाना टॉप क्लास है और कीमत भी बाकी एयरलाइन से कम। लेकिन एक बात उन्हें खटकी, अधिकतर सीटें खाली थीं। इतनी बढ़िया सर्विस और फिर भी फ्लाइट खाली, कमाई कहां से हो रही है? यही सवाल उनके मन में गूंजता रहा। कनाडा लौटकर नीरज ने किंगफिशर एयरलाइंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खंगालने शुरू किए और जो उन्होंने देखा उसने होश उड़ा दिए। किंगफिशर पूरी तरह से घाटे के दलदल में डूबी हुई थी। ना कोई प्रॉफिट, ना कोई बचे हुए पैसे। कंपनी की आमदनी से ज्यादा उसका खर्च था। यह एयरलाइन तो अपनी रोज की जरूरतें भी कवर नहीं कर पा रही। और तब साफ हुआ कि यह कंपनी सिर्फ सरकारी बैंकों के लोन पर जिंदा है। ना कोई बैकअप प्लान, ना कोई रियल स्ट्रैटेजी, सिर्फ एक नाम, और उस नाम के नीचे छिपी विफलता की एक कहानी। अक्टूबर 2009 को IDBI बैंक ने विजय माल्या को $200 मिलियन का लोन दे दिया। किंगफिशर एयरलाइंस ने बैंकों के सामने फ्यूचर के बड़े बड़े प्लान्स की प्रेजेंटेशन रखी। हम नई इंटरनेशनल रूट्स खोलेंगे, प्रॉफिट का तूफान आ जाएगा। और चौंकाने वाली बात यह रही कि बैंक ने सिर्फ इस प्रेजेंटेशन को देखकर इतना बड़ा लोन पास कर दिया। एक बैंक अधिकारी ने फाइल देखते हुए कहा, सर, बैलेंस शीट तो देख लिया आपने? सीनियर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बैलेंस शीट नहीं, यह आदमी खुद शीट है, बस पास कर दो यार, भरोसे का आदमी है। ना ऑडिटिंग हुई, ना पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पड़ताल। इतना बड़ा बैंक, इतने पढ़े लिखे अफसर और इतनी बेसिक गलती। किसी ने धीमे से फुसफुसाया, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही औरत की लग रही है। और ऐसा कब होता है? या तो सिस्टम करप्ट हो या फिर कहीं ऊपर से राजनीतिक दबाव हो। आप खुद समझ सकते हैं। उधर माल्या कर्ज में डूब चुका था, लेकिन फिर भी उसकी बाहें खुली थीं। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम दो, वो कहता रहा। उसी समय नीरज मोंगा की कंपनी TA, ट्रांसपेरेंसी इन एरोस्पेस एनालिसिस, ने एक पब्लिक रिपोर्ट जारी की, ए पाई इन द स्काई। इस रिपोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस की सच्चाई खोलकर रख दी। न कमाई है, न ग्रोथ, सिर्फ दिखावा और दिखावा है। मीडिया में भूचाल आ गया, हर चैनल चिल्ला उठा। क्या किंगफिशर सिर्फ एक छलावा था? माल्या कैमरे के सामने आया। मैं बहुत हैरान हूं एक्चुअली। That so-called report is being so extensively quoted. I have never heard of TAA exclamation mark. हम थोड़े मुश्किल में हैं, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हालत बेकाबू हो चुकी थी। साल 2011 में इंडियन ऑयल ने किंगफिशर की CEO को फोन घुमाया। अब उधारी नहीं चलेगी, कैश चाहिए तभी तेल मिलेगा। CEO का जवाब, पर अभी तो फंड्स नहीं है। IOCL का जवाब, तो फिर उड़ाओ हवाई जहाज सपनों में। अब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के पास तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे।
एयरलाइन की हालत ऐसी हो चुकी थी कि एयर होस्टेसेस को कस्टमर्स का खाना खुद ही अपना खाना सर्व करके देना पड़ा। एक एयर होस्टेस ने रोते हुए कहा, हमने मुस्कुराकर लोगों को वेलकम किया और अब हम खुद भूखे हैं। कंपनी की कैटरिंग यूनिट तक के बिल क्लियर नहीं हो रहे थे, लेकिन बाहर कुछ और ही दिखाया जा रहा था। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यही लाइन हर ऑफिस मीटिंग में दोहराई जाती थी, जबकि सच्चाई यह थी कि पानी सर के ऊपर जा चुका था। करीबी सलाहकारों ने माल्या से कहा, सर इसे बंद कर दो, लोन चुका दो, यही समझदारी है। पर माल्या जिद पर अड्डा था। मैं इसे छोड़ने वालों में से नहीं हूं, मैंने इसे पैशन से बनाया है और मैं ही इसे बचाऊंगा। अब हालात और बिगड़ने लगे। कर्मचारियों की सैलरी महीनों से नहीं आई थी। सब मिलकर सड़क पर उतरे। बैनर, पोस्टर, नारे, सबके साथ एक ही आवाज, हमें हमारी मेहनत की कमाई दो। वी वर्क विद लॉयल्टी, नाउ यू पे विद ऑनेस्टी। मीडिया में एक कर्मचारी फूट पड़ा, हमने दिन रात काम किया, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली और अब हमें भीख मांगनी पड़ रही है। उन्होंने खुला खत लिखा, डियर मिस्टर मलिया, वी ट्रस्टेड यू। अब आपको हमारे बच्चों की कसम हमारी सैलरी दे दो। माल्या ने फिर वही कहा, डोंट वरी, सबको मिलेगा, टेंशन नॉट। लेकिन हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर आम आदमी लोन न चुकाए तो बैंक सब कुछ जब्त कर लेता है, और यहां इतना लोन, इतनी बर्बादी और कोई जिम्मेदार नहीं। विजय माल्या, हमारी सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। विजय माल्या, हाय हाय, हमारे बच्चों का दूध छीना है तूने। ये नारे अब हर शहर की सड़कों पर गूंज रहे थे। किंगफिशर के कर्मचारी जो कल तक एयरलाइन की शान थे, आज भूख और बेबसी की मार झेल रहे थे। ऐसे माहौल में विजय माल्या ने सबको एक मेल भेजा। उस मेल में लिखा था, प्लीज मीडिया से बात मत करें, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं, आप सबको आपके पैसे मिलेंगे। ये एयरलाइन फिर से उड़ेगी और हम सब फिर से उड़ान भरेंगे। एक कर्मचारी ने मेल पढ़कर ठंडी सांस ली और कहा, साहब अब तो भगवान भी आपकी कसम से डरने लगे हैं। पर क्या हुआ? हाथ क्या लगा? नथिंग, सिर्फ एक और झूठा वादा। किंगफिशर के वो लोग जिन्होंने दिन रात एक करके इस कंपनी को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया, अब बिजली बिल और बच्चों की फीस भरने के लिए दोस्तों से उधार मांग रहे थे। उधर अमेरिका में एलेक्स नाम का एक पूर्व इंटरनेशनल कर्मचारी जब किंगफिशर के दिवालिया होने की खबर सुनता है तो चौंक जाता है। What? Kingfisher is bankrupt? But how? We got our salary on time. उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि किंगफिशर ने सारे इंटरनेशनल एम्प्लॉयज की सैलरी दे रखी थी, पर सिर्फ भारत के कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रहा था। एक भारतीय कर्मचारी ने फूट फूट कर कहा, क्या हम भारतीय होने की सजा भुगत रहे हैं? बात यहां तक पहुंच गई कि एक कर्मचारी की पत्नी ने खुदकुशी कर ली। उसने अपने नोट में लिखा, मैं ये कदम इसलिए उठा रही हूं क्योंकि मेरे पति को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली। अब घर कैसे चले? इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। सबको लगा कि अब शायद विजय माल्या का दिल पिघलेगा, अब वो पैसे देगा, अब वो शर्मिंदा होगा। लेकिन हाथ क्या आया? फिर वही नथिंग। माना कंपनी के पास पैसा नहीं था, पर माल्या के पास तो था। वो चाहे तो सिर्फ अपना बहामास वाला एक बंगला बेचकर सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बचा सकता था, पर नहीं, उसकी जिद थी। मैं क्यों दूं? जो किया वो बिजनेस था। अब क्या सबकी जेब भरो? अब कहानी मोड़ लेती है एक ऐसी गली में जो बेशर्मी की हर हद को पार कर जाती है। साल था 2015। किंगफिशर एयरलाइन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। कर्मचारी सड़क पर थे, बैंक लोन वसूलने के लिए पीछे पड़े थे, सीबीआई ने केस दर्ज कर रखा था, और विजय माल्या, वो तो पार्टी कर रहा है, मैंने जिंदगी के 60 साल पूरे कर लिए हैं, सेलिब्रेट तो बनता है। उसने घोषणा की और फिर एक ग्रैंड पार्टी रखी, एक ऐसी पार्टी जिसमें स्पेनिश सिंगर एनरिक इग्लेसियस को बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए। आई कैन बी योर हीरो बेबी। जब यह गाना बज रहा था, उसी वक्त कहीं एक कर्मचारी की बेटी बुखार में तड़प रही थी क्योंकि दवाई के पैसे नहीं थे। किसी ने पूछा, इस बर्बादी में पार्टी किस खुशी की? किसी और ने जवाब दिया, वो दर्द बांटने वालों में नहीं है, वो तो जश्न में जीता है। ये सिर्फ एक धोखेबाज की कहानी नहीं है, ये उन हजारों घरों की कहानी है जिनका चूल्हा सिर्फ इसलिए नहीं जला क्योंकि एक अमीर आदमी का पैशन प्रोजेक्ट फेल हो गया और उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। अब वक्त है सच्चाई को दिखाने का। इन पैसों से 900 कर्मचारियों की सैलरी दी जा सकती थी, लेकिन विजय माल्या ने वो पैसा एक बर्थडे पार्टी में उड़ा दिया।
आई डोंट नो हाउ मेनी crores of rupees he spent on that one massive celebration. पर जो भी था वो सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो एक तमाचा था। तमाचा उस सिस्टम के मुंह पर जिसने आंखें मूंद ली। तमाचा उन टैक्स पेयर्स के मुंह पर जिन्होंने ईमानदारी से हर साल सरकार को अपना हिस्सा दिया। तमाचा उन बैंकों के मुंह पर जो गरीब किसान को 10,000 के लोन के लिए 10 बार दौड़ाते हैं। तमाचा उन कर्मचारियों के मुंह पर जो भूखे पेट अपने बच्चों के लिए दूध का डिब्बा भी नहीं खरीद सके। और सबसे बड़ा तमाचा उस आदमी पर जिसने सिर्फ एक सैलरी के न मिलने पर अपनी बीवी को खो दिया। उस वक्त जो लोग उस पार्टी में हंस रहे थे, नाच रहे थे, उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि उनका हर ठहाका किसी के घर के टूटने की आवाज को दबा रहा है। यहां तक कि विजय माल्या के बेटे तक ने यह स्वीकार किया, We should have never done that party. It was a big mistake. That celebration was salt on everyone's wounds. 2009 में जो $200 मिलियन का लोन दिया गया था, उसमें भी बहुत गड़बड़ निकली। साफ हो गया कि ये सिर्फ बैंकों की चूक नहीं थी, ये एक सुनियोजित भ्रष्टाचार था। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो इस केस को जोर शोर से उठाया गया। और यह सिर्फ विजय माल्या की नहीं, बल्कि हर उस बिजनेस टाइकून की कहानी का पहला पन्ना था जो सिस्टम की कमजोरी को अपना खेल समझता रहा। पर असली झटका तो तब लगा जब 2 मार्च 2016 को विजय माल्या देश छोड़कर भाग गया, सीधे लंदन। सीरियसली, एक ऐसा आदमी जिस पर सीबीआई की जांच चल रही है, वो एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकल गया? उसका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया गया? उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रैवल बैन क्यों नहीं लगा? सवाल बहुत हैं, पर जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। और यही है इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी। यहां गुनहगार मुस्कुराते हुए विदेश भाग जाते हैं और कर्मचारी, जनता, टैक्स पेयर्स सिर्फ न्यूज बुलेटिन में खबरें गिनते रह जाते हैं। अगर आपको यह कहानी सच लगी, चौंकाने वाली लगी या दिल को छू गई, तो एक काम जरूर करना, वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है विजय माल्या अकेला था या पूरा सिस्टम ही इसके पीछे था? और हां, रिवीलिंग आईज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी वो कहानियां जो आंखें खोलती हैं और सवाल उठाती हैं। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे लंदन में विजय माल्या की जिंदगी कैसी है, कैसे बचा वह गिरफ्तारी से, और क्या भारत उसे कभी वापस ला पाएगा। वीडियो शेयर जरूर करें ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो अब भी सिस्टम पर भरोसा करता है।